वेलकम स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे और ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है हिस्टैसिस का। ठीक है, हिस्टैसिस का। हिस्टैसिस कर्व क्या है? अब इस कर्व को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक मैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये मैग्नेटिक मटेरियल, अब इसको मैग्नेटाइज करते हैं। मैग्नेटाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा, यानी मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगानी पड़ेगी बाहर से, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H से। और उसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर जो है वो मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो हमने मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई करी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के बीच में ये ग्राफिकल रिलेशन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी के बीच में ग्राफिकल रिलेशन स्टडी करना है। ठीक है, तो इसको स्टडी करने के लिए हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक मटेरियल ले लिया। सपोज ये हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल, ये हमने मैग्नेटिक मटेरियल ले लिया। ठीक है, इसको अब मैग्नेटाइज करना है। तो मैग्नेटाइज करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ये नॉर्थ फोर्स। ठीक है, बाहर से हमने मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगा दी। मैग्नेटाइजिंग फोर्स का मतलब है H। अब जैसे जैसे बाहर वाली मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ती जाएगी, इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। इसके बढ़ने से जो इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी बढ़ता जाएगा। ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, तो एक स्टेज के ऊपर ये मैक्सिमम हो जाएगा, इसके अंदर जितना मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप करवाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद भी अगर हम बाहर वाले फील्ड को बढ़ाते हैं तो उससे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट इसके अंदर डेवलप नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि जब तक ये बाहर से हमने फील्ड नहीं लगाया हुआ है तब तक इसके जो मॉलिक्यूल थे वो रैंडमली ओरिएंटेड थे। जैसे मान लो ये जो एरो है ना, एरो रिप्रेजेंट कर रहा है इसके नॉर्थ पोल को और ये इसको साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, क्योंकि हमने मैग्नेटिक सब्सटेंस ले रखा है। लेकिन जब तक बाहर से कोई फील्ड नहीं है तब तक, जैसे मान लो मैंने आयरन पीस ले लिया, तो बाहर जब तक कोई फोर्स नहीं लगी हुई है तब तक ये रैंडमली ओरिएंटेशन है और ये क्लोज साइकिल बनाते हैं। तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसका कितना है? 0। ठीक है, अब जैसे ही हमने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो क्योंकि ये नॉर्थ पोल है, इस मॉलिक्यूल के ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इनके नॉर्थ पोल के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा और साउथ पोल के ऊपर इधर फोर्स लगेगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो चेन है ना इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की, ये टूटना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ये चेन टूटेगी तो कुछ ना कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसकी अलाइनमेंट हो जाएगी मॉलिक्यूल्स की, और इसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे जैसे बाहर वाले फील्ड को बढ़ाते जाओगे तो इनकी अलाइनमेंट भी, ओरिएंटेशन भी चेंज होती जाएगी। ठीक है, और अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर आकर के ये सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है वो इस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। दिस इज द मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट दैट कैन बी डेवलप्ड इनसाइड अ स्पेसिमेन। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे जैसे हम H को बढ़ा रहे हैं I की वैल्यू बढ़ती जा रही है, एक स्टेज के ऊपर आकर के ये मैक्सिमम हो जाएगी। अब इसके बाद भी अगर हम बाहर वाले फील्ड को बढ़ाते हैं, ये H इधर है और I इसके अंदर डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे H को बढ़ाते जाओगे I की वैल्यू बढ़ती जाएगी, एक स्टेज के ऊपर I की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद भी अगर हम H को बढ़ाएंगे तो I की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो चुके हैं। इससे ज्यादा मॉलिक्यूल की अलाइनमेंट नहीं हो सकती। ठीक है, तो अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो वो इस तरह से बन जाएगा। जैसे मान लो इधर मैंने H ले लिया और इस एक्सिस के अलोंग मैंने I ले लिया, तो जैसे जैसे मैं H को बढ़ाता जा रहा हूं, व्हाट हैपन, I की वैल्यू इसके अंदर बढ़ती जा रही है,
तो इसका मतलब ये ग्राफ बन जाएगा इस तरह से और एक स्टेज के ऊपर आकर के मैक्सिमम होगी। अब यहाँ पर आकर के इस फील्ड के ऊपर आकर के ये मैक्सिमम होगी। इससे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो इसके अंदर डिवाइड नहीं करवाया जा सकता, लेकिन इसके बाद भी अगर आप एच को बढ़ाते जाओगे तो ये ऐसी स्ट्रेट लाइन बनती जाएगी, ठीक है, क्योंकि चेंज ही नहीं होगा इसके अंदर, आई की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो चुकी है अब यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बन गया वो इस तरह से बन गया, ठीक है। अब ये कंप्लीटली मैग्नेटाइज हो चुका। अब हम क्या करते हैं कि इसको जिस प्रोपोर्शन में हमने h को बढ़ाया था उसी प्रोपोर्शन में h को डिक्रीज करना शुरू कर देगा, ठीक है। जैसे जैसे हम h को डिक्रीज करते जाएंगे व्हाट हैपन, इसकी अलाइनमेंट भी डिस्टर्ब होगी, कुछ तो डिस्टर्ब होगी। तो I की वैल्यू अगर ये अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो रही है, जैसे मान लो एक पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर आकर ये मैक्सिमम हो गई, तो जब h को डिक्रीज करा जाएगा तो उस केस में भी इनकी अलाइनमेंट जो वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी, तो इसका मतलब I की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये जिस प्रोपोर्शन में हमने h को बढ़ाने से I बढ़ा था उस प्रोपोर्शन में डिक्रीज नहीं हुआ, तो ये क्या होगा, ये इस तरह से आएगी, ये जो अब डिक्रीज होगी वो इस तरह से डिक्रीज होगी, लाइक दिस। कहने का मतलब ये यूं आए, यानी कि इवन व्हेन जब h की वैल्यू 0 होगी, जब h की वैल्यू 0 होगी तो भी इसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट रह जाता है, यानी कि I की वैल्यू कुछ ना कुछ रिटेन रह जाती है, इसके अंदर मैग्नेटिज्म रिटेन रह गया। कहने का मतलब इनको मैंने हटा दिया, बिल्कुल बाहर वाला जो फील्ड लगा रखा है h की वैल्यू 0 कर दी, बाहर से कोई फील्ड नहीं लगा है, तो भी इसके अंदर जो है ना, जैसे ये पीस है हमारे पास, तो इसके अंदर अभी भी मैग्नेटिज्म जो है वो रह जाएगा। दिस मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड रिटेंटिविटी, क्योंकि मैग्नेटिज्म रिटेन है तो रिटेन से बना रिटेंटिविटी, तो इस मैग्नेटिज्म को क्या बोला जाएगा, रिटेंटिविटी। या फिर रेमिनेंस, या फिर रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म, रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म भी बोला जाता है, बचा हुआ जो मैग्नेटिज्म है इसके अंदर आ रही है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इस पॉइंट के ऊपर आकर के जब h की वैल्यू 0 होगी तो इसके अंदर रिटेन है मैग्नेटिज्म, दिस मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड रिटेंटिविटी, यानी कि I की ये जो वैल्यू होगी जब h की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये क्या कहलाएगी, रिटेंटिविटी। व्हाट इज रिटेंटिविटी, मतलब the value of I at which h is 0, मतलब the value of intensity of magnetization at which magnetizing intensity become 0, ये magnetizing intensity, ये intensity of magnetization, ठीक है। जब h की वैल्यू 0 हो जाएगी उस केस में भी इस स्पेसिमेन के अंदर जो मैग्नेटिज्म होगा दैट इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। अब हमने क्या किया, क्योंकि अब ये हटा चुके हैं हम, इसको हटा चुके हैं, अब हमने क्या किया, इसी स्पेसिमेन पे रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना शुरू कर दिया इस तरह से। अब मैंने इधर नॉर्थ पोल लगा दिया, इधर साउथ, पहले इधर नॉर्थ था इधर साउथ था, ये पहले वाले थे, अब मैंने इधर नॉर्थ लगा दिया इधर साउथ लगा दिया, उल्टा कर दिया। व्हाट हैपन, अब क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल की अलाइनमेंट है ये डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, तो इनकी अलाइनमेंट रिवर्स होना शुरू हो जाएगी, एक स्टेज के ऊपर आकर के इसकी फिर रैंडम ओरिएंटेशन हो जाएगी इस तरह से। इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर I की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी एक पर्टिकुलर रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर आकर के। अब H इधर नहीं बचा, अब H लगा दिया हमने इधर, तो एक जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है आप इधर लगाई, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर आकर के क्या होगा, इसकी जो वैल्यू है इसके अंदर जो मैग्नेटिज्म रिटेन था वो 0 हो जाएगा। दिस वैल्यू ऑफ H at which I become 0, this is called coercivity. coercivity, ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के आधार पर आगे वाले जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होंगे। coercivity क्या होगी, व्हाट इज coercivity? coercivity इसका मतलब ये रिटेंटिविटी,
इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू ऑफ रिवर्स एच की वैल्यू एट विच आई बिकम जीरो, जब आई की वैल्यू इसके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी द वैल्यू ऑफ रिवर्स एच मैग्नेटाइजिंग फोर्स एट विच आई बिकम जीरो, जिस रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर आकर के आई की वैल्यू जीरो हो जाती है, दैट रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड, दैट वैल्यू ऑफ एच इज कॉल्ड कॉर्सीविटी, ठीक है। अब इसी डायरेक्शन में हम इसको बढ़ाते हैं, तो अब ये जो मॉलिक्यूल्स है वो उल्टी डायरेक्शन में अलाइनमेंट होना शुरू हो जाएगी, तो इसके अंदर आई की वैल्यू अब रिवर्स डायरेक्शन में जो है वो इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी। ये इसको बढ़ाते जाइए h को, व्हाट हैपन, आई अब रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज होगा तो आई की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी लाइक दिस। एक पर्टिकुलर स्पेस के ऊपर आकर के अब ये सारे के सारे मॉलिक्यूल इधर अलाइन हो जाएंगे, उल्टी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। पहले इधर अलाइनमेंट थी इनकी, अब इधर हो गए। अब जब सारे मॉलिक्यूल इधर अलाइन हो गए तो इसका मतलब दिस विल बी द मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट दैट कैन बी डेवलप्ड इन रिवर्स डायरेक्शन। तो ये मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो गया। कहने का मतलब पहले ये कर्व इधर से गया, अब इधर से आया। जो डीमैग्नेटाइजेशन और रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन की प्रोसेस थी वो इधर से हुई, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब दोबारा, क्योंकि मैक्सिमम मैग्नेटिज्म डेवलप हुआ, अब जिस प्रोपोर्शन में हमने h को इधर बढ़ाया था उसी प्रोपोर्शन में h को डिक्रीज करना शुरू कर दिया। तो इसकी जो वैल्यू थी आई की, इसके अंदर जो आई की वैल्यू थी डेवलप हुई थी, अब इनकी ओरिएंटेशन भी चेंज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस फोर्स की वजह से है, ये जो मैग्नेटिक फोर्स लगी हुई है इसकी वजह से ये अलाइनमेंट है। अब इनकी अलाइनमेंट भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी, लेकिन इवन व्हेन जब हम h की वैल्यू जीरो कर देते हैं तब भी इसके अंदर कुछ ना कुछ, अब मैंने दोबारा इसकी h की वैल्यू जीरो कर दी तो इसके अंदर अब ये यहां नहीं रहे, व्हाट हैपन, थोड़ी सी अलाइनमेंट जो थी वो डिस्टर्ब हो गई, लेकिन अलाइनमेंट फिर भी इधर ही रही। समझा नहीं बात? तो इसका मतलब ये हो गया अभी भी इसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म रिटेन है रिवर्स डायरेक्शन में, दैट इज आल्सो कॉल्ड रिटेंटिविटी। बात वहीं पे आ गई। अब मैंने फिर रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाना शुरू कर दिया। कहने का मतलब पहले इधर साउथ पोल था, अब दोबारा इधर नॉर्थ ले आए और इधर साउथ ले आए, तो इनकी अलाइनमेंट अब डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। एक स्टेज के ऊपर आकर के ये फिर जीरो हो जाएगी। जब जीरो हो गई तो इसका मतलब ये हो गया कि h की वैल्यू जीरो कर दी हमने, दोबारा ना सॉरी h की वैल्यू इधर बढ़ा रहे हैं और i की वैल्यू जीरो हो गई यहां पर आकर के, दैट इज आल्सो कॉर्सीविटी, ठीक है। अब हमने इसको दोबारा मैग्नेटाइज कर दिया इसी डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये दोबारा इधर चला जाएगा। दिस इज कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ अ सब्सटेंस। तो अब पहले तो हमने मैग्नेटाइज किया इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये करवाया, जब डीमैग्नेटाइज किया तो ये करवाया, जब रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटाइज किया तो इधर से, जब फिर मैग्नेटाइज किया तो इधर से जा रहा है ये कर्व। दिस कर्व इज कॉल्ड, आई और एच का जो रिलेशन हमने स्टडी किया इसके कारण जो ये कर्व बना, दिस कर्व इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस कर्व, ठीक है। अब हमें डिफाइन करना है हिस्टैरिसीस कर्व है क्या चीज। मैग्नेटाइज करना है और डीमैग्नेटाइज करना है, कंप्लीट साइकिल में एक मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करके जो कर्व अपीयर हो रहा है आई और एच का जो कर्व बन रहा है, दैट इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस कर्व, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि जैसे जैसे एच चेंज हो रहा है, लेकिन आई की वैल्यू जो है, जैसे जब एच की वैल्यू हमने जीरो कर दी तो आई की वैल्यू जीरो नहीं हुई, मतलब ये पीछे रह रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फिनोमेनन है, the value of I lags behind the value of H over complete cycle of magnetization and demagnetization of a specimen, that is called hysteresis curve. Now what is hysteresis curve? Hysteresis curve is the phenomenon of lagging the value of H
lagging the value of I means intensity of magnetization behind H over complete cycle of magnetization and demagnetization of a magnetic substance. क्या मीनिंग हुआ इसका कि द फिनोमेनन ऑफ लैगिंग द वैल्यू ऑफ आई की वैल्यू जो वो पीछे रह रही है। जैसे मान लो मैंने एच की वैल्यू डिक्रीज करना शुरू कर दी, तो इवन एच की वैल्यू जीरो हुई तो होना क्या चाहिए था कि आई की भी जीरो हो जानी चाहिए थी, लेकिन आई की वैल्यू जीरो नहीं हुई, आई की वैल्यू कुछ ना कुछ है वैल्यू यहाँ पर, तो इसका मतलब ये पीछे चल रही है इससे। दिस फिनोमेनन ऑफ लैगिंग द वैल्यू ऑफ आई बिहाइंड एच over complete cycle of magnetization and demagnetization of a substance, ठीक है। This curve is called hysteresis curve, ठीक है। अब इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो हम कहाँ यूज करते हैं, मेन तो इसमें ये टर्मिनोलॉजी रहनी चाहिए ध्यान में कि व्हाट इज रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी क्या है, कोर्सिविटी क्या है। कोर्सिविटी है रिवर्स डायरेक्शन में जो h की वैल्यू होगी जब i की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और रिटेंटिविटी है जब हमने बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड भी हटा दिया लेकिन उसके अंदर मैग्नेटिज्म रह गया, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म रह गया तो इसका मतलब ये हो गया दिस इज कॉल्ड कितना मैग्नेटिज्म है, दैट इज कॉल्ड रिटेंटिविटी ऑफ द स्पेसिमेन, ठीक है। अब इसका हम यूज कहाँ करते हैं, ये जो हिस्टेरेसिस कर्व का है यूज कहाँ होगा, देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस हिस्टेरेसिस कर्व। अगर हम स्टील के लिए बनाते हैं तो स्टील के लिए इस तरह का कर्व आता है, मैंने क्या किया डिफरेंट मटेरियल ले लिए, स्टील के लिए इस तरह का कर्व आता है, ठीक है। अब अगर मैं सॉफ्ट आयरन की बात करता हूं, हमने क्या किया एक सॉफ्ट आयरन ले लिया, तो सॉफ्ट आयरन के लिए कैसा कर्व आया हमारे पास, इसी तरह से पहले मैग्नेटाइज किया डीमैग्नेटाइज किया, तो सॉफ्ट आयरन के लिए हमारे पास इस तरह का कर्व आता है लाइक दिस। ये सॉफ्ट आयरन के लिए इस तरह का कर्व आता है, ये जब मैग्नेटाइज किया तो इस पाथ से हुआ, जब डीमैग्नेटाइज किया तो इस पाथ से हुआ, जब दोबारा मैग्नेटाइज किया तो इस पाथ से हुआ, तो दिस इज द कर्व फॉर सॉफ्ट आयरन। ये सॉफ्ट आयरन के लिए कर्व बन गया, यानी ये मेरे पास दो मटेरियल आ गए जिनके लिए मैंने अलग अलग से हिस्टेरेसिस कर्व ड्रॉ किए। अब इसमें अगर देखा जाए ये स्टील के लिए था और ये सॉफ्ट आयरन के लिए है, तो स्टील के लिए रिटेंटिविटी किसकी ज्यादा है, इसकी रिटेंटिविटी ये है सॉफ्ट आयरन की, और स्टील की रिटेंटिविटी ये आती है, दिस इज द रिटेंटिविटी ऑफ स्टील। अब रिटेंटिविटी को हम देखें तो किसकी ज्यादा है, स्टील की, सॉरी सॉफ्ट आयरन की, रिटेंटिविटी सॉफ्ट आयरन की ज्यादा है और स्टील की कम है। जहां तक कोर्सिविटी का सवाल है, तो कोर्सिविटी ये सॉफ्ट आयरन की कोर्सिविटी है और ये स्टील की कोर्सिविटी है, तो इसका मतलब स्टील की कोर्सिविटी जो है वो सॉफ्ट आयरन से ज्यादा है, मतलब रिटेंटिविटी सॉफ्ट आयरन की ज्यादा है, कोर्सिविटी स्टील की ज्यादा है। अब देखिए इनका जो मोस्टली यूज होता है वो हम यूज करते हैं मटेरियल सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है, कि जैसे परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो कौन सा मटेरियल होना चाहिए, या इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो कौन सा मटेरियल होना चाहिए, या फिर कोर बनाना है, ट्रांसफार्मर का कोर बनाना है, ठीक है, तो कौन सा मटेरियल हमें सेलेक्ट करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्यों, अब इससे पहले सिलेक्शन से पहले लेट अस चेक द अबाउट द एनर्जी डिसिपेशन। एनर्जी डिसिपेशन, अब ये जो एनर्जी डिसिपेशन, अब मोस्टली अधिकतर हमारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कई बार मैग्नेटाइज होंगे या कई बार डीमैग्नेटाइज होंगे। जैसे मान लो सॉफ्ट आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर है ट्रांसफार्मर के अंदर यूज किया जाता है, अब या फिर डायफ्राम ऑफ द टेलीफोन और इट में बी यूज्ड फॉर मेकिंग द चोक कॉइल्स, ठीक है, तो सॉफ्ट आयरन हम मोस्टली यूज करते हैं, या चलिए स्टील यूज करते हैं तो क्या होगा,
सॉफ्ट आयरन के कंपैरिजन में स्टील करें या स्टील के कंपैरिजन में सॉफ्ट आयरन करें, तो कौन सा मटेरियल जो है वो सूटेबल रहेगा, ये हमें हिस्टैरिसीस के कर्व से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये स्टील है, तो स्टील के लिए कोर्सिविटी और रिटेक्टिविटी की वैल्यू भी नोन है और सॉफ्ट आयरन के लिए भी नोन है। अब क्योंकि जैसे ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोर होगा वो कई बार तो मैग्नेटाइज होगा और कई बार डीमैग्नेटाइज होगा एक सेकंड में। कहने का मतलब दैट इज सब्जेक्टेड टू एसी। एसी फ्लो करते हैं तो एसी में पहले तो करंट इधर जा रहा है, पहले पॉजिटिव ऑफ साइड जा रहा है, फिर नेगेटिव जाएगा, मतलब पहले इधर जाएगा तो वो अलग डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करेगा, जब इधर जाएगा तो वो अलग डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करेगा। ठीक है, तो एक ट्रांसफार्मर का कोर जो है कई बार तो मैग्नेटाइज होता है और कई बार डीमैग्नेटाइज होता है इन 1 सेकेंड। ठीक है, अब अगर मैग्नेटाइज हो गया तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म रह गया। अब अगर वो इमीडिएटली डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ, अब यहां से अगर हम देखें तो कौन सा सब्सटेंस पहले डीमैग्नेटाइज होगा, इसका मतलब जिसमें कम कोर्सिविटी की वैल्यू होगी वो जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। कोर्सिविटी कहने का मतलब रिवर्स डायरेक्शन में, जैसे इधर मैग्नेटाइज हो चुका है तो रिवर्स डायरेक्शन में जब कम फील्ड के ऊपर ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा तो इसका मतलब इसकी कोर्सिविटी कम है। ठीक है, तो जिसकी कोर्सिविटी कम है वो जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, जिसकी कोर्सिविटी ज्यादा है तो वो उसके बाद में उसको और ज्यादा रिवर्स डायरेक्शन में फील्ड लगाना पड़ेगा डीमैग्नेटाइज करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ सॉफ्ट आयरन जो है वो जल्दी ही डीमैग्नेटाइज हो जाएगा और स्टील को डीमैग्नेटाइज करने के लिए और ज्यादा फील्ड लगाना पड़ेगा, यानी कि इस केस में और ज्यादा पावर जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी। अगर और ज्यादा पावर लगानी पड़ी तो एक्स्ट्रा पावर, जबकि एक मटेरियल ऐसा जो अपने आप ही डीमैग्नेटाइज हो जाए इमीडिएटली। ठीक है, लेकिन एक मटेरियल ऐसा है उसको रिवर्स डायरेक्शन में कम फील्ड लगाना पड़ता है डीमैग्नेटाइज करने के लिए, एक मटेरियल ऐसा है जिसको बहुत ज्यादा फील्ड लगाना पड़ता है डीमैग्नेटाइज करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब जो अपने आप ही डीमैग्नेटाइज हो जाएगा तो उसको हमें रिवर्स डायरेक्शन में फील्ड नहीं लगाना पड़ेगा, वो अपने आप ही डीमैग्नेटाइज हो गया तो वो पावर हमारी बच जाएगी। जिसमें कुछ ऐसे हैं जो कम पावर के ऊपर, कहने का मतलब कम फोर्स के ऊपर डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ ज्यादा फोर्स के ऊपर होंगे तो इसको ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि जिसमें कोर्सिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए एक्स्ट्रा पावर सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोर्सिविटी की वैल्यू ज्यादा है तो इसका एरिया भी ज्यादा होगा कर्व का, और कोर्सिविटी की वैल्यू कम है, जैसे सॉफ्ट आयरन के लिए कम कोर्सिविटी की वैल्यू है, बेशक रिटेंटिविटी की वैल्यू ज्यादा है लेकिन इसका एरिया कम हुआ। अगर एरिया कम हुआ तो ये जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि जो जल्दी डीमैग्नेटाइज होगा उसमें पावर लॉस कम होगी, तो इसका मतलब हो गया कि लार्जर द एरिया ऑफ द हिस्टैरिसीस कर्व ग्रेटर विल बी द पावर डिसिपेशन। ठीक है, लार्जर द area of hysteresis curve greater is the power dissipation। तो जिस मटेरियल के लिए हिस्टेरेसिस कर्व का एरिया ज्यादा होगा उसमें पावर डिसिपेशन ज्यादा होगा। तो अब इस केस में अगर देखा जाए तो स्टील के लिए ये था, तो स्टील के लिए जो है वो एरिया ज्यादा है और सॉफ्ट आयरन का एरिया जो है वो कम है, तो पावर डिसिपेशन स्टील में ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, सॉफ्ट आयरन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसका मतलब ग्रेटर द लार्जर द एरिया ऑफ द हिस्टेरेसिस कर्व ग्रेटर इज द पावर डिसिपेशन। ठीक है, तो इससे हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि अब कि कौन सा मटेरियल इस पर्टिकुलर सिचुएशन में सूटेबल रहेगा। जैसे मान लीजिए अब हमें ट्रांसफार्मर का कोर बनाना है, तो फॉर मेकिंग द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, मेकिंग द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, क्योंकि ये कई बार मैग्नेटाइज होता है और कई बार डीमैग्नेटाइज होता है, तो इसके लिए हम कौन सा सब्सटेंस चाहिए जो जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाए, तो इसका मतलब सॉफ्ट आयरन इज सूटेबल एज कंपेयर टू स्टील। सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड।
पावर लॉस कम हो जाएगी इसकी वजह से सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड, ताकि पावर लॉस जो है वो उस केस में कम हो, क्योंकि इसका एरिया कम है तो इसमें पावर लॉस कम होगी, ये जल्दी ही डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए हम स्टील के कंपैरिजन में क्या यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं। अच्छा, फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट अगर हमने बनाना है, फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, अगर परमानेंट बनाना है तो क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए मैग्नेट। देखिए परमानेंट मैग्नेट क्या है कि जैसे मान लो मैंने इसको मैग्नेट बना दिया, अब ये कई सालों तक इसके अंदर मैग्नेटिज्म रहे, यही परमानेंट मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी होने के लिए इसके आधार पर हमारे पास किस किस की वैल्यू जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। अब देखिए एक तो मेन चीज है रिटेंटिविटी हाई होनी चाहिए, कि इसमें हाई, परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो इसके अंदर हाई मैग्नेटिज्म रिटेन रहना चाहिए फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी रिटेंटिविटी हाई होनी चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये आ गई हाई रिटेंटिविटी, कि इसके अंदर मैग्नेटिज्म हाई रिटेन रहना चाहिए, ज्यादा मैग्नेटिज्म रहना चाहिए इसके अंदर, पहला तो ये है। बट अबाउट वी कैन से कोर्सिविटी, कोर्सिविटी क्या होनी चाहिए। देखिए इसका मतलब ये है कि जैसे ये परमानेंट मैग्नेट है, अब मैं अगर थोड़ा सा भी फील्ड लगाऊं और ये अगर इसका मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय हो जाए तो वो सूटेबल नहीं रहेगा, तो फिर उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि इसकी कोर्सिविटी भी हाई होनी चाहिए, ताकि रिवर्स डायरेक्शन में हमें बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़े इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट बना रहे हैं हम। तो सेकंड पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, हाई कोर्सिविटी, कोर्सिविटी जो है वो भी हाई होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड वन बट कैन यू से अबाउट द परमिएबिलिटी। अब जाहिर सी बात है परमिएबिलिटी भी उसकी हाई होनी चाहिए, परमानेंट मैग्नेट बनाना है तभी उसमें से मैग्नेटिक फील्ड, ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो डेवलप करवाया जा सकता है। तो परमिएबिलिटी शुड बी हाई, हाई परमिएबिलिटी, हाई रिटेंटिविटी, हाई कोर्सिविटी, हाई परमिएबिलिटी। ठीक है, तो परमिएबिलिटी भी हाई होनी चाहिए मटेरियल की। दीज आर द प्रॉपर्टीज फॉर मेकिंग द परमानेंट मैग्नेट। अब अगर हम यहां से डिसाइड करेंगे कौन सा मटेरियल यूज कर किया जाए यहां पर, देखिए अगर मैं रिटेंटिविटी की बात करता हूं तो सॉफ्ट आयरन की ज्यादा है और स्टील की कम है, कोर्सिविटी की बात करता हूं तो स्टील की ज्यादा है और सॉफ्ट आयरन की कम है। अब इन दोनों मटेरियल में से मैं किसको चूज करता हूं, अगर मैं अकेली रिटेंटिविटी को देखता हूं तो मुझे सॉफ्ट आयरन चूज करना चाहिए, लेकिन अगर सॉफ्ट आयरन के केस में थोड़ा सा भी मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स डायरेक्शन में लग जाएगा तो ये अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर जाएगा, क्योंकि इसमें कोर्सिविटी ज्यादा है। तो इवन सॉफ्ट आयरन हैव ग्रेटर रिटेंटिविटी एज कंपेयर टू स्टील, बट वी प्रेफर स्टील फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, एज कंपेयर टू सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन के कंपैरिजन में हम किसको प्रेफर करेंगे, स्टील को, क्योंकि ताकि इसकी हाई कोर्सिविटी की वजह से, ठीक है, ज्यादा कोर्सिविटी है इसकी, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में इसको बहुत ज्यादा फील्ड लगाना पड़े ताकि ये मतलब ये डीमैग्नेटाइज होने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब वी प्रेफर स्टील एज कंपेयर टू सॉफ्ट आयरन। ठीक है, और बाकी मटेरियल हम यूज करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, जैसे इनके ओर, जैसे कोबाल्ट स्टील यूज की जाती है, इनके एलॉय यूज किए जाते हैं मेटल के, कोबाल्ट स्टील हो गया, कार्बन स्टील हो गया, या फिर एल निको, मोस्टली हम यूज करते हैं एल निको। ये एलॉय है एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, आयरन और स्टील का। ठीक है, तो मोस्टली हम एलॉय यूज करते हैं फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम क्या यूज करें,
मोस्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसा मटेरियल है, जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाएगा, जैसे हमारे इलेक्ट्रिक बेल्स हैं, इलेक्ट्रिक बेल में मोस्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज होते हैं, तो इसका मतलब जब उसमें से करंट फ्लो की करे तो वो मैग्नेट बन जाए, और जैसे ही करंट उसमें से स्विच ऑफ कर दिया जाए तो वो क्या हो जाए, डीमैग्नेटाइज हो जाए। ठीक है, इमीडिएटली वो डीमैग्नेटाइज भी होना चाहिए। तो इसका मतलब फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टीज, इसका मतलब ये हो गया कि एक तो परमिएबिलिटी हाई होनी चाहिए उसमें से, ताकि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। हाई permeability. Second one is, what can you say about the retentivity? अब रिटेंटिविटी का मतलब ये हो गया कि उसके अंदर मैग्नेटिज्म रिटेन ज्यादा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादा रिटेन रह गया तो उसको डीमैग्नेटाइज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि लो रिटेंटिविटी होनी चाहिए इसकी, लो रिटेंटिविटी, ताकि मैग्नेटिज्म रिटेन ना रहे। जब हमने करंट स्विच ऑफ कर दिया तो उसके अंदर बिल्कुल कम मैग्नेटिज्म रिटेन रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ना रहे। तो फिर उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए कम रिवर्स डायरेक्शन में कम फील्ड अप्लाई करना पड़े, ताकि पावर डिसिपेशन कम हो। थर्ड वन, व्हाट कैन यू से अबाउट द कोर्सिविटी, इसका मतलब कोर्सिविटी भी लो होनी चाहिए ताकि कम फील्ड के ऊपर ही वो डीमैग्नेटाइज हो जाए। तो इसका मतलब ये हो गया कि लो कोर्सिविटी, लो कोर्सिविटी। ठीक है, तो मोस्टली वी प्रेफर, क्योंकि इसकी लो कोर्सिविटी, आयरन की लो कोर्सिविटी है, तो मोस्टली वी प्रेफर सॉफ्ट आयरन फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, और कोर भी, क्योंकि कई बार जैसे ट्रांसफार्मर का कोर है या टेलीफोन का डायफ्राम है, तो उसमें भी हम यूज करते हैं मोस्टली सॉफ्ट आयरन, क्योंकि इसकी कोर्सिविटी कम है, तो ताकि पावर लॉस जो है वो ज्यादा ना हो। ठीक है, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल, जो हमने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।